हाँ, तो बच्चों हम लोग पहला अध्याय पढ़े वैद्युत क्षेत्र तथा विभव, और उसके समस्त एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। जो अतिरिक्त प्रश्न थे उसको भी हमने सॉल्व करके दिया। लेक्चर में ही है, बाद में अभी उस पर न्यूमेरिकल का टैग लगवा देंगे। तब तक कुल मिलाकर के 21 लेक्चर लगे उसको बनने में, फर्स्ट चैप्टर। अब देखिए दूसरे चैप्टर में कितना समय लगता है, इसका भी मैं आपको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके दूंगा। जो लेक्चर वाला है, लेक्चर के लास्ट में जो है इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये स्थिर वैद्युत विभव क्या है? एक शब्द लगा दिया गया स्थिर, और दूसरा शब्द है वैद्युत विभव। ऐसा विभव जो स्थिर रहे। यदि आवेश कहीं स्थिर रहेगा तो उसके कारण उसका विभव भी, अभी विभव क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, उसका विभव भी स्थिर रहेगा। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं वैद्युत विभव के। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। एक तो है पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको वेक्टर ही, यह सदिश राशि है। और दूसरा जो है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका, वो है वैद्युत विभव। इन दोनों में, इसको कैपिटल वी से लिखते हैं। इन दोनों में क्या संबंध होता है इनके बारे में आपको बताया जाएगा। ये दोनों ही किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में तो आपको बताया जा चुका है। आइए आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैद्युत विभव क्या होता है। आप इसके पहले गुरुत्वीय विभव पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, ग्रेविटेशन नामक चैप्टर में, गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर में आप उसको पढ़े हैं। उसमें क्या होता है कि किसी द्रव्य पिंड को या एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य ही उस बिंदु पर उसका गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एकांक द्रव्यमान को मैंने कहा है। एकांक द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है, वही गुरुत्वीय विभव कहलाता है। वैसे ही माना जाता है कि गुरुत्वीय विभव अनंत पर शून्य होता है, और फार्मूले का डेरिवेशन जो किया गया है सो आप जानते ही हैं। इसमें क्या होगा, वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत विभव के लिए भी कुछ ऐसे ही बताया जाता है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य जो होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। कहाँ गया? तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। विभव ब्रैकेट में कैपिटल वी लिख देते हैं। कैपिटल वी का मतलब होता है वैद्युत विभव को वी से डिनोट किया जाता है, तो वैद्युत विभव कहलाता है। यदि Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। ये W किया गया कार्य है, किया गया कार्य जूल में होता है, और Q0 ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसको जूल पर कूलाम, वोल्ट का वोल्टेज कह रहे हैं, विभव का मात्रक जो होता है जूल पर कूलाम, इसी को बोलते हैं या वोल्ट, जूल पर कूलाम या वोल्ट। इसको जैसे यहाँ पर लिखा जाता है 1 जूल पर कूलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और यदि इसका विमीय सूत्र लिखा जाए, V का विमीय सूत्र, V का विमीय सूत्र तो हो जाएगा W मतलब कार्य, कार्य का विमीय सूत्र जो है यहाँ से लिखेंगे mL/2 T पर -2, ये आपको याद ही होगा। और Q इज इक्वल टू होता है फार्मूला Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो I का एम्पियर होता है, इसको A से और T को कैपिटल T से दर्शाया जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AT। तो इस तरीके से mL/2 T पे -3 और A पर -1, ये वैद्युत विभव का विमीय सूत्र हो गया। तो ये हुआ वैद्युत विभव की परिभाषा। आपने देखा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी कहलाता है। कैसे? अब देखिए, यदि Q0 आवेश को, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W/Q0, चाहे Q0, यही जो हो जाएगा वैद्युत विभव हो जाएगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अभी आपने वैद्युत विभव देखा, अब हम बताते हैं आपको विभवांतर के बारे में, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के बारे में। फिलहाल इसके पहले कि हम विभवांतर के बारे में बात करें, हम आपसे वैद्युत विभव के बारे में बात करना चाहते हैं, या वैद्युत विभव के भौतिक महत्व के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि द्रव कोई भी हो, द्रव ऊंचे तल से सदैव नीचे तल की तरफ जाता है, ऊष्मा का प्रवाह जो है सदैव
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। उसी तरह से जो है धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। अगर कहीं ये इधर विभवांतर मान लीजिए, इधर ऊंचा विभव है, उच्च विभव है, इस एरिया में उच्च विभव है, मान लीजिए उच्च विभव, और इधर निम्न विभव है इस एरिया में, या मानिए कि इधर विभव ऊंचा है, ऐसे कम होता चला गया है निम्न विभव, तो यहाँ पर यदि आप किसी धन आवेश को छोड़ देंगे तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से नीचे निम्न विभव की तरफ जाता है। दूसरे शब्दों में यदि ऋण आवेश रख दिया जाए तो ऋण आवेश की प्रकृति उल्टी होती है। ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करता है। ऐसा क्यों होता है ये आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि यदि कोई वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए, वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें कोई धन आवेश रखा जाए तो इस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर की तरफ होगी, तो ये इस दिशा में गति करेगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब इधर विभव ऊंचा है और इधर विभव जो है कम है। और अगर ऋण आवेश इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋण आवेश रख दिया जाए तो यह ऋण आवेश जो है इस पर लगने वाला बल इधर की तरफ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और सपोज दैट कि यह बल Q है तो यहाँ पर F इज इक्वल टू QV इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर F इज इक्वल टू QE इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आप जानते हैं। तो आवेश का प्रवाह, आवेश कहने का मतलब कि धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। और यह जिस प्रकार से कोई द्रव, मान लीजिए यहाँ इसमें कोई टैंक है, टैंक में द्रव की मात्रा खूब अधिक है, और यहाँ पर कोई एक पतली पाइप है और इसमें द्रव की मात्रा, इन दोनों को संपर्कित कर दिया जाए यदि यहाँ से, और ये रास्ता को खोल दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जल की मात्रा कम है, इसमें जल की मात्रा अधिक है, लेकिन फिर भी ये इसमें से जल कम मात्रा वाला द्रव अधिक मात्रा वाले द्रव में जा रहा है, न कि अधिक द्रव जो है कम की तरफ जा रहा है। तो इसमें द्रव की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि किसमें द्रव की ऊंचाई अधिक है। ये ऊंचाई के अंतर के कारण द्रव प्रवाहित होता है इधर से इधर। हायर ज़्यादा मतलब इसका तल, जिसका तल ऊंचा होता है, ऊंचे तल से नीचे के तल की तरफ, इस चीज़ पर यह डिपेंड नहीं करता कि किसमें द्रव की मात्रा अधिक है। उसी तरीके से ऊष्मा की मात्रा दो वस्तुओं में भिन्न भिन्न हो सकती है। हो सकता है कि जिसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक है वह कम टेम्परेचर पे हो, जिसमें ऊष्मा की मात्रा कम है वह ज़्यादा टेम्परेचर पर हो। तो दोनों को संपर्क में जब लाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, अधिक ताप से कम ताप की तरफ होगा। ठीक उसी तरीके से धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा। और इसके बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है। क्यों शून्य माना जाता है, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। समुद्र में यदि आप 2-4 ड्रम पानी डाल भी दें और भी अधिक पानी डाल दें तो भी समुद्र के तल पर या समुद्र तल की ऊंचाई पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। या उसमें से कुछ जल निकाल भी लें तो भी
समुद्र तल की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तमाम नदियों का जल समुद्र में जाके मिलता रहता है, फिर भी समुद्र के जल के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को यदि कुछ आवेश दे दिया जाए तो भी, पृथ्वी को सुचालक गोला मान लीजिए, तो भी इसके विभव में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। या इसमें से कुछ आवेश निकाल भी लिया जाए तो भी, आप कहेंगे निकालेंगे कैसे, अभी बताता हूँ, तो भी इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। एक तो अनंत बिंदु, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी कहने का मतलब यह है कि वस्तु कैसी है इस पर विचार किया जाता है। कोई एक यहाँ पर आवेश रखा हो और इसके कारण थोड़ी दूरी पर दूसरा आवेश जहाँ तक बल का अनुभव करेगा वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो कुछ विभव होगा, और उसके 5 गुनी 6 गुनी दूरी ले लेंगे तो उसके लिए वही अनंत हो जाएगा। तो अनंत का मतलब कोई इस प्रकार का बिंदु नहीं जहाँ तक हमारी पहुँच न हो। अनंत का मतलब बहुत दूर से मान सकते हैं। तो ये मान लीजिए कोई धन आवेशित वस्तु है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर कोई धन आवेशित वस्तु है। तो पृथ्वी से जब इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो कहा जाएगा कि ये धन आवेश यहाँ से निकल करके पृथ्वी में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करने की है कि यह भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। किसी भी सॉलिड पदार्थ में, सॉलिड वस्तुओं में आवेश का ट्रांसफ़र केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, क्योंकि धन आवेशों का ट्रांसफ़र सामान्यतया ठोसों में नहीं होता है। क्योंकि धन आवेश जाने का मतलब होता है कि उसका नाभिक जा रहा है, और किसी भी एटम से नाभिक का निकलना आसान नहीं, आसान क्या, बिल्कुल असंभव है। तो इस तरीके से यहाँ से धन आवेश पृथ्वी में गए, कहा जाएगा कि यहाँ से धन आवेश पृथ्वी में चले जाएंगे और सभी के सभी धन आवेश चले जाएंगे। तो चूंकि इसका विभव 0 है, इसलिए इसका भी कुछ समय पश्चात इसका भी विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम कहते हैं कि इसका धन आवेश शून्य है, सॉरी धन आवेश शून्य नहीं, ये धन आवेश इधर से इधर जाएंगे, इसका वास्तव में मीनिंग यह होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी से निकल करके आएंगे और तब तक निकल करके आते रहेंगे जब तक कि इसको पूरा का पूरा उदासीन न कर लें। अब देखिए, ये तो वस्तु थोड़ी सी आवेशित थी, लेकिन पृथ्वी के संपर्क में रख दिए जाने के बाद इसका विभव क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का विभव शून्य है। यदि कोई ऋण आवेशित वस्तु हो, मान लीजिए यही चीज़ कोई ऋण आवेशित वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ते हुए जाएंगे और पृथ्वी में जाके मिल जाएंगे। तब तक जा कर के मिलते रहेंगे पृथ्वी से जब तक कि पृथ्वी का विभव इसके विभव के बराबर, या जब तक इस वस्तु का विभव इस पृथ्वी के विभव के बराबर न हो जाए। छोटा है, बड़ा है ना, इसलिए कि जब तक इसका विभव पृथ्वी के विभव के बराबर न हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इन दोनों का विभव, जब 2 वस्तुएं हो, मान लीजिए एक कोई वस्तु यह है, इस पर ज़्यादा आवेश है, और इसका विभव V1 है, मान लीजिए इसका विभव कुछ अधिक है, V1 इज़ ग्रेटर देन V2। ये दूसरा कोई आवेशित वस्तु है और इसका V2 है, ये हायर विभव पर है, लोअर विभव पर है। दोनों को संपर्क में एक दूसरे के जब ला देंगे तो इसका विभव कम होगा और इसका विभव अधिक होगा। ये तब तक ये विभव कम क्यों होगा? क्यों? आवेशों का स्थानांतरण होगा। इससे जो है इसमें आवेश स्थानांतरित तब तक होंगे, धन आवेश स्थानांतरित तब तक होंगे जब तक कि दोनों समान विभव पर न आ जाएं। समान विभव पर आ जाने पर, आने के बाद दोनों में से आवेशों का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। ठीक यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक पाइप में इसमें ज़्यादा जल है और इसमें जो है मान लीजिए कम जल है, लेकिन अगर इसको संपर्कित कर दिया जाता है कहीं से तो ये इसका जल अधिक ऊंचाई वाले का जल कम ऊंचाई वाले में जाता रहेगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि इसका तल थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा और इसका तल थोड़ा नीचा हो जाएगा, तब तक जब तक कि ये दोनों का तल एक समान न हो जाए। तो इसमें ऊंचाई का तल है,
तो इसी तरीके से जब किसी आवेशित वस्तु के वैद्युत तल को वैद्युत विभव द्वारा दर्शाया जाता है। अब आइए वैद्युत विभवांतर को देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा वैद्युत विभव के बारे में कि दो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को एक संपर्क में ला करके एक संपर्क में जब रखते हैं तो आवेश का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव एक समान न हो जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे ये अधिक विभव पे है, दूसरी वस्तु है ये कम विभव पे है, दोनों को हमने एक दूसरे के संपर्क में रखा तो अधिक विभव से धन आवेश निकलेंगे और कम विभव वाले पर तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों पर विभव आवेश नहीं, दोनों पर विभव समान न हो जाए। दूसरी चीज़, अभी हमने धन आवेश के रिस्पेक्ट में बात किया। ऋण आवेश के बारे में क्या कहेंगे? ऋण आवेश आपको पता है कि कम विभव से अधिक विभव की तरफ, इस पर भी ऋण आवेश हो, इस पर भी ऋण आवेश हो, तो इन दोनों को संपर्क में रखेंगे तो ऋण आवेश कम विभव से अधिक विभव वाली वस्तु की तरफ जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। आइए अब हम देखते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या? दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। लेकिन इसको कैसे परिभाषित करते हैं, जरा सा इसको गौर से आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आवेश प्लस Q है और यहाँ पर कोई आवेश परीक्षण आवेश Q0 है। यहाँ पर कोई छोटा सा परीक्षण आवेश, आपको पहले बताया जा चुका है, परीक्षण आवेश का वैद्युत क्षेत्र इतना कम होता है कि उसको माना नहीं जाता है कि वो किसी दूसरे को प्रभावित करता है। तो क्या होता है, ये इन दोनों को जरा मिलाइए और मान लीजिए कि यह पॉइंट A पर रखा गया है और ये भी परीक्षण आवेश है तो ये धन आवेश होगा ही होगा और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट B है। यहाँ से और बिंदु A तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा R मानते हैं, या AB दूरी को हम dr भी मान सकते हैं। ये दूरी dr है और इसको मान लेते हैं कि हम इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि किसी आवेश से अनंत दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। अब क्या है, तो अनंत दूरी से आवेश Q0 को A पर लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, या अनंत दूरी से एकांक आवेश को बिंदु A पर लाएंगे तो भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य ही बिंदु A पर विभव कहलाएगा। अनंत से एकांक आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु B पर विभव कहलाएगा। और बिंदु B के विभव से बिंदु A के विभव को घटाएंगे तो यही विभवांतर कहलाएगा। यहाँ पर विभव, हम जब बात कभी करते हैं फिजिक्स में तो विभव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, विभवांतर इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु यहाँ से है यहाँ पर तो कितना कार्य करना पड़ा, तो इन दोनों के बीच के विभवों के अंतर को निकालेंगे, फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इसको उधर से इधर लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो बाह्यकर्ता द्वारा वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। तो आइए इसकी डिफिनीशन मैं लिखता हूँ।
बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये मैंने लिखाया। तो यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक, या वैसे भी लिख सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में Q0 को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदुओं A तथा B के बीच का विभवांतर VB माइनस VA, इधर से हमको लाए हैं, तुमको कार्य करना पड़ा है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपान क्या हो जाएगा Q0। क्यों Q0? Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, तो यूनिट आवेश को लाने में किया गया कार्य या एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा W अपान Q0 या Q0 मैं बोलता हूँ, तो W अपान Q0 हो जाएगा VB माइनस VA। ये जूल प्रति कूलाम इसको लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम, या इसी को लिखा जाता है वोल्ट। या दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर की परिभाषा हो गई। लेकिन बिंदु B पर यदि कोई पूछे कि विभव कितना होगा, लिखिए यदि बिंदु A अनंत पर हो तब VA इज इक्वल टू V इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अनंत पर हम मानते हैं कि विभव शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर VB माइनस V इन्फिनिटिव इज इक्वल टू W अपान Q0, या VB ये तो कितना हो जाएगा, V इन्फिनिटिव होता है 0, तो VB इज इक्वल टू W अपान Q0। अर्थात एकांक आवेश को Q0 से भाग दिया गया है, एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ही बिंदु B पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, अभी आपने देखा कि फिगर तो यही था कि A से B तक आवेश Q0 को A से B तक ले आने में किया गया कार्य W था, तो या बिंदुओं A व B के बीच का विभवांतर हम जानते हैं कि बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपान Q0, या W इज इक्वल टू Q0 इंटू VB माइनस VA। ये जो है ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने का। यदि VB माइनस VA विभवांतर को हम डेल्टा V द्वारा प्रदर्शित करें, डेल्टा V द्वारा, डेल्टा V मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हो जाता है। कभी कभी विभवांतर को V से प्रदर्शित किया जाता है, इस V तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है W बराबर Q0 इंटू V।
ये फार्मूला भी, या इसका दूसरा स्वरूप एक ये भी आता है W बराबर Q इंटू वी, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यह V विभवांतर है। यदि Q आवेश को V विभवांतर में ले आया जाता है तो टोटल किया गया कार्य जो होता है Q इंटू वी होता है, और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। यहाँ पर लिखिए माना आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान बराबर स्मॉल m, मान लीजिए कुछ देर तक के लिए, और कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र है या कहीं कोई विभवांतर है, मान लीजिए विभवांतर मतलब ये विभव है, यहाँ पर कम विभवांतर होगा, ज्यों ज्यों हम इसके नज़दीक आते जाएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि धन आवेश है तो विभव का मान हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान बढ़ता जाएगा, किए गए कार्य का मान बढ़ता जाएगा और ज़्यादा हम काम करेंगे, क्योंकि इस धन आवेश को लाने में ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन जब बाह्य बल द्वारा इसको खींच करके लाया जाएगा तो उतना ही अधिक कार्य किया जाएगा, और जितना ही अधिक कार्य किया जाएगा इधर की तरफ बिंदुओं पर विभव का मान उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि विभव को डिफाइन ही किया गया है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो जब कार्य बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ता चला जाएगा। तो धन आवेश को जब इधर की तरफ से इधर की तरफ ए से बी की तरफ लाएंगे, इस डायरेक्शन में लाएंगे, यहाँ पर इसको मान लीजिए बिंदुओं पर रखा है, तो विभव का मान बढ़ता हुआ जाएगा। या दूसरे शब्दों में यदि किसी आवेश Q0 को आप यहीं पे छोड़ दें, ला करके धन आवेश को छोड़ दें, तो ये इसके Q0 मान लीजिए, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो यह अपने आप ऑटोमेटिकली ला करके, और आपने छोड़ दिया तो यह गति करने लगेगा। गति करेगा तो शुरू में इसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा धीरे। यहाँ पर तो आपने ला के छोड़ा तो पहले प्रारंभ में वेग 0 था, फिर उसके बाद से इसका वेग बढ़ेगा और मान लीजिए यहाँ पर आते आते वेग इसका v हो गया, तो यहाँ पर v हो गया, तो इसकी कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? हाफ mv²। यहाँ से आप इसको यहाँ तक पकड़ करके ले गए थे तो आप कुछ कार्य किए थे, या इसको यहाँ से यहाँ तक लाए थे तो कुछ कार्य किए थे W, और यहाँ पे ला के जब छोड़ देंगे और यहाँ तक जा करके पुनः ये वेग v प्राप्त कर लेता है, तो इसकी कुल ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv²। होता क्या है कि संरक्षी बल के बारे में जानिए। जब किसी बाह्य बल द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य कोई किया जाता है, जैसे एक स्प्रिंग बल होता है, स्प्रिंग को लिया, स्प्रिंग को दबाया, तो जब तक हम बल लगाए हैं, स्प्रिंग को दबाया तो दबाते समय हमने कुछ कार्य किया और वह कार्य उस स्प्रिंग में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जो ही उसको हम छोड़ेंगे पुनः वह अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो है स्प्रिंग बल जो है संरक्षी बल है, अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और वैद्युत बल या कूलाम बल, मान लीजिए कि यहाँ कोई धनावेश है, दूसरा धनावेश आप इधर से पकड़ करके ले करके चले आ रहे हैं, या कैपिटल Q है, आप इस धनावेश को इधर से ला करके इधर से इधर की तरफ ला रहे हैं, और जो ही इसको छोड़ेंगे यह पुनः इधर से इधर की तरफ चला जाएगा। अर्थात आप ला रहे हैं तो जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य इन दोनों आवेशों के निकाय के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है, और जब उसको छोड़ रहे हैं तो पुनः वही ऊर्जा, वो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, पुनः उसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जा रही है। इस प्रकार इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। तो जब ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है तो इस प्रकार का बल जो कहलाता है संरक्षी बल कहलाता है। एक असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है? कहीं किसी मेज़ पर आपने डस्टर को या किसी बुक को उठा करके नीचे से दूसरी तरफ रखा, आपने वर्क किया, कार्य हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप उस बुक को छोड़ देंगे तो वह पुनः पीछे की तरफ लौट आएगी। तो आपने जो कार्य किया वो ऊर्जा जो दिया, हो सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा उसमें
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए, लेकिन वह पुनः वहाँ से वापस आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के बल जिसमें ऊर्जा का ह्रास होता है असंरक्षी बल कहलाते हैं। संरक्षी बल में ऊर्जा केवल अपना रूप परिवर्तित करती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में। और संरक्षी बलों की एक विशेषता यह भी होती है कि संरक्षी बलों द्वारा किया गया, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता है कि किस प्रकार किस रास्ते से ले गया है। सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई, ये पृथ्वी का तल है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है और यहाँ पर इसको उठा करके एच ऊंचाई तक हमको ऊपर ले जाना है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एच ऊंचाई तक यहाँ पर ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो आप लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा, लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh। ये एक्चुअली में वास्तव में जो है ये स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, ये स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है, थोड़ा सा इसके नीचे h/r होता है, लेकिन फिलहाल ये mgh, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है ये। तो यहाँ से आप कोई कहे कि हम यहाँ से यहाँ ले जाकर रख दिए तो भी इसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही हुई, या आप इसको यहाँ से लाए, इस रास्ते से लेकर के गए फिर यहाँ पर ले जाकर रखे, रास्ता कोई भी आप चूज कर लीजिए, लेकिन ऊंचाई यदि उतनी ही रहेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात ये जो स्थितिज ऊर्जा है वह पॉइंट फंक्शन है कि किसी वस्तु की पोजीशन पर डिपेंड करती है, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करती कि किस रास्ते से लाया गया। और जहाँ पर किया गया कार्य पाथ डिपेंडेंट होता है वहाँ पर बल जो है संरक्षी बल नहीं होता है। तो आइए हम जो कुछ बात करना चाह रहे थे आपको यहाँ पर, माना आवेश Q का द्रव्यमान स्मॉल m, तो क्या किया जाता है कि इसी आवेश को यहाँ पे लाया गया, छोड़ दिया गया। तो या यहाँ पर मत लाइए, इसी आवेश को A से B तक लाइए। A से B तक लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो उसमें होगी वही B पर छोड़ेंगे तो पुनः A तक जाते जाते जो है गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो माना यदि m द्रव्यमान के प्लस Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो यह बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या बिंदु B से A तक, तो यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय यदि v वेग प्राप्त कर ले तब गतिज ऊर्जा B से, तब यहाँ पर लिखिए B से A तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा बराबर A से B तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर ये हो जाएगा 12mv², और यहाँ पर किया गया कार्य आप निकाले हैं Q0 इंटू VV माइनस VA। अब यहाँ से आप इधर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से डिवाइड हो जाएगा, v² है और स्मॉल v
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा √Q0 VB माइनस VA अपान, इसके पहले 2V आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा M हो जाएगा। ये जो हो गया, यह आवेशित कण द्वारा वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर और VB माइनस VA विभवांतर में कितना वेग प्राप्त करेगा उसका ये सूत्र है। वैसे तो हम लोगों की हेडिंग ये थी कि किया गया कार्य इतना ही तक था, लेकिन थोड़ा सा इसको इलांगेट कर दिया गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यह फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव। कैसे हम वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के रूप में। रेखीय समाकल मतलब लाइन इंटीग्रल के रूप में। कैसे होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है जो इस दिशा में है और किसी आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। इसके बीच के किसी रास्ते के पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विचार कीजिए। ये मान लीजिए C है और ये जो है D है। तो C से D तक ले जाए, यहाँ पर Q0 है और Q0 को C से D तक के बीच की जो दूरी है ये आप मान लीजिए dr, ये dr है। होगा क्या? होगा ये कि इसको, यह चूँकि परीक्षण आवेश है धनात्मक होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर एक बल लगेगा F, एंड F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0E। इस डायरेक्शन में लगेगा। हमको क्या करना है? इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में A से B तक लाना है। फिलहाल अभी हम dr दूरी तक मानते हैं कि यहाँ से पॉइंट C से पॉइंट D तक लाने में किया गया कार्य। तो पॉइंट C से D तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dr तक लाने में किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना बल इस पर उस दिशा में लग रहा है उतना ही बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यह तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा यह बाह्य बल है, इस डायरेक्शन में जो है F' हम कर दें तो ये जो F' वाला बल है चूँकि उसके विपरीत दिशा में उसी के बराबर है, F' इज इक्वल टू माइनस F लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस Q0E। F' इज इक्वल टू, क्यों इसको माइनस लिया गया है? क्योंकि जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा करके A से B तक ला रहे हैं। कारण ये कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ है, तो जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र जाता है उधर वैद्युत विभव कम होता है और इधर वैद्युत विभव अधिक होता है। धनात्मक आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जाया जा रहा है। और तो यहाँ पर F' जो बाह्य बल है इसी के बराबर और विपरीत। आप कहेंगे कि बराबर और विपरीत लगाएंगे तो ये रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो आएगा कैसे? आपका कहना बिल्कुल सही है कि यह स्थिर भी रह सकता है, या एक स्थिति और भी होती है कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल शून्य है तो वह वस्तु यदि गति करता है तो वह एक समान वेग से गति करता है। जब वह एक समान वेग से गति करने लगेगा तो उसका त्वरण शून्य होता है। तो किया गया तो बल जो होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। चूँकि एक समान वेग से गति कर रहा है इसलिए उसका त्वरण शून्य है, त्वरण शून्य है इसलिए एक समान वेग से गति करते हुए वस्तु पर कार्य करने वाला बल शून्य होता है। तो यह अपने नियत सूक्ष्म वेग से इधर की तरफ गति करेगा, क्योंकि हमने उसी के बराबर और विपरीत। यदि यह बल अधिक हो गया तो या एक्सेलरेटिंग हो गया तब उसके लिए सब फार्मूला नहीं लगेगा, मतलब त्वरित
गति का कुछ फार्मूला आएगा, तब यह इस तरह से नहीं होगा। तो इसी के बराबर और विपरीत बल लगा करके ला रहे हैं। तो बल का मान कितना है एफ प्राइम और विस्थापन का मान कितना है डी आर। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डी आर है। या प्राइम इज इक्वल टू कितना है माइनस क्यू नॉट ई और इंटू डी आर डी डब्ल्यू। अतः ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, अतः क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में कृत कार्य W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल कर लेंगे क्यू नॉट ई और डी आर, इसके पहले माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ई डी आर ए डब्ल्यू। ठीक है। अतः बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर, अतः बिंदुओं ए व बी के बीच का विभवांतर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, आप ऐसे करते थे तो यहाँ पर हो जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू जीरो इंटीग्रल ई डी आर अपान क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अर्थात यहाँ पर पोटेंशियल को जो है हम वैद्युत क्षेत्र के लाइन इंटीग्रल, डी आर दूरी है तो लाइन इंटीग्रल के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है ये, ए से बी तक लेकर के आए हैं तो W इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी या ए टू बी, यहाँ पर भी हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी और ये हो जाएगा ए टू बी। यदि पॉइंट ए और यहाँ पर विभवांतर दिखला रहे हैं ना, बीच का विभवांतर, तो हमने V लिख दिया है, इस V के जगह पर होगा VA माइनस नो, यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो VB माइनस VA, इसको हो जाएगा ये VB माइनस VA, यहाँ पर हो जाएगा VB माइनस VA या VB माइनस VA। ये तो आप निकालना चाहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में क्या होता है, बिंदु ए अनंत पर होता है, तो लिखिए आप यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो VB माइनस V इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टाइम्स इन्फिनिटिव टू बी ई और डी आर। आप जानते हैं कि V इन्फिनिटिव जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा VB बराबर इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टाइम्स इन्फिनिटिव टू बी ई डी आर। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है और वह लाइन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटिव टू उस पॉइंट तक लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकल के बराबर होता है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए बिंदु तक जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके रेखीय समाकल, ये रेखा है, डी आर का डायमेंशन रेखा की डायमेंशन होगी, लाइन की डायमेंशन होगी, तो इसलिए ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप वैद्युत विभव को आप देखें। अगले टर्न पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना की जाएगी। आज इतना ही, और अगले टर्न पर फिर मिलते हैं।